मैं आपका दोस्त AMRKB आज आपके बीच बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक को आपके समक्ष लाया हूँ। ये पुस्तक की वाकई में ये ऐसी प्रसिद्ध नहीं है, इसमें वाकई में कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कुछ तो परिवर्तन जरूर करता है, जिससे आपका जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आकर परिवर्तनशील होता है। इसी के साथ इसका प्रस्ताव आज मैं आपके समक्ष रखता हूँ। प्रस्ताव इसकी शुरुआत जरूरत है, इसकी मतलब बहुत ज़रूरत है। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रहा। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान है कि हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पिता माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियरिंग के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञ रखने वाली वॉशिंगटन DC की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकेंगे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो चाहते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे के लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही। हमारे 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था, वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैंने उस दिन मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असली ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज में ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज से हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोला शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए, यहाँ तक कि
बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेबॉस पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर है वो। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे ये समझने में आने लगा कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं। और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और अपनी तरह आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान है। अगर मैं आपकी सलाह मांगूं तो मेरा हाल भी अब आपकी भी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं ये भी जानता हूँ कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कमाते थे। मैं जानता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 में पहले पैदा हुए, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती, स्कूल जाओ, अच्छी ग्रेड लाओ और फिर एक अच्छी सी सुरक्षित नौकरी करो। मैं जानती थी मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधित शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधित पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसके किस तरह निवेश किए जाते हैं, इसमें किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगता है, ये तक नहीं पता। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधित शिक्षा ही नहीं है ही क्या नहीं, मिली ही नहीं है। और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उन दुनिया का सामना करने के लिए तब कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों को मैं पैसे की समझ आ सके। पहले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगी, उन्होंने कहा। उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वह एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे एक शिक्षित उत्पादक का पेटेंट करवाना चाहते हैं, मतलब एक कोर्स। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी। अब एक हेडिंग आती है जिसका नाम है जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइकल
रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसकी परीक्षण में हमें बुलाया लिया। यह एक शैक्षिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी, और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइकल सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। ये किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते के बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना, तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट ने कहा है कि उनके मुताबिक तेज रास्ते हमें यह बताते हैं कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी या आम आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफर दिखेगा। सुबह जाना, दोपहर में लंच, शाम को आना, शाम को खाना खाना, आते ही हाथ मुंह धो के, और फिर एक आधा घंटा, मात्र आधा या 1 घंटा तो तब कोई रास्ते में मिल गया तो टहलना, और अपना घर पे आके सो जाना, जो भी उसे दिनचर्या करनी। ये रूटीन हर आम आदमी का। इसके अलावा वो कुछ सोचता ही नहीं। संडे आया तो हफ्ते भर के कपड़े धोने हैं और कुछ खाने में अच्छा बनाना है, कि जैसे कोई पास्ता हो गया, मैगी हो गई, या बाहर जाके खाना खा लेंगे। तो ये जिंदगी बन गई आजकल के लोग की। आगे बढ़ते। हाँ, अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आम आदमी की जिंदगी देखेंगे तो वो ऐसी ही होगी। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान सुरक्षित नौकरी का या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है, शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सैनिक भी बन जाता है, या फिर सरकारी नौकरी मिल जाती है, वही बल्ले बल्ले हो जाती है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, बहुत पैसा। उसके पास थोक में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ किसी पे 1 क्रेडिट कार्ड नहीं होता उसके पास 2 होंगे, 2 या 3। और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया तो अब जमकर खरीदारी करना शुरू कर देता है कि उस सरकारी नौकरी लग गई, एक सरकारी फ्लैट मिल गया, घर वाले दूसरे शहर में रहते हैं, मैं इस शहर में फ्लैट में रहता हूँ, आप मौज आ गई, खर्च करो खूब। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहाँ उसकी उम्र से ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर नौजवान जाते हैं। लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। ये तो आम बात हो गई है आजकल। 2 तनख्वाहें आती हैं घर में भाई, पत्नी अपनी खर्च करती है, पति अपना खर्च करता है। पत्नी अपने परिवार को देखती है, जो भी उसकी मैका होगा, पति अपने मैके को देखता है जो उसका होगा। लेकिन कभी कभार पति अपने ससुराल को भी देख लेता है, क्योंकि भाई पत्नी तो दबाव पड़ेगा तो ससुराल के वो तो विलायत भी देखेगा। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है, और उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है, सुनहरा नजर आने लगता है। अब वे घर, कार, टेलीविजन खरीद लेते हैं, टीवी खरीद लेते हैं, फ्रिज, बड़ा सा घर,
अच्छी अच्छी चीज़ें। एक कार थी छोटी सी, अब बड़ी कार भी आ गई, अब 2 कारें हो गई। छुट्टियाँ मनाने बाहर जाते हैं और फिर अब उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के साथ उनके खर्च भी और बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम से ज़्यादा मेहनत करने लगती ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए और थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उनके साथ ही दूसरा बच्चा भी आ जाता है। देखिए, जिंदगी के उसूल हैं। जिंदगी समझ लीजिए आप पेड़ी दर पेड़ी, मतलब सीढ़ी। आपने देखा ना, जीना चढ़ते हैं हम, जीना घरों में होती है सीढ़ियाँ 2 मंजिल पे जाने के लिए। तो ज़िंदगी ऐसी है साहब। नौकरी लगी, आप अकेले थे तो एक सीढ़ी चढ़ गए, दूसरी सीढ़ी में आपकी पत्नी आ गई, तनख्वाह बढ़ी तो पत्नी आ गई, पत्नी भी कमाने लगी। अब इतने बढ़िया मजे लेने लगे तो इतने ही एक बच्चा आ गया। अब बड़ी मेहनत करके एक प्रमोशन लिया, दूसरा आ गया, जैसा इसमें सही बिल्कुल लिखा है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होने लगी। वे नौकरी और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे, नौकरी में बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और फिर ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। मतलब ऐसी गुलामी में फंस जाते हैं कि गर्दन ऐसी फंस जाती है कि वो भी नहीं चाहते कि ये मेरी गर्दन छोड़े, और वो उससे भी, उसके हाथ को भी ऐसे झगड़े रहते हैं कि छोड़ मत दिए, पकड़ा रहे हमारी गर्दन। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें हर चीज़ की, हर सामाजिक सुरक्षा का टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, अगर आप पे एक फ़ोन है और उसमें 2 सिम है, और अगर आपको उसमें एक ही सिम की ज़रूरत है तो आप एक पे रिचार्ज कराएंगे। अगर दोनों पे रिचार्ज कराएंगे, और भैया 2 फ़ोन ले लोगे तो 4 सिम का हो जाएगा, तो 4 पे रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो जैसे अपनी ज़रूरतें बढ़ाओगे। आज हम छोटे घर में थे तो हाउस टैक्स थोड़ा जा रहा था, बिजली थोड़ा था, वाटर टैक्स थोड़ा था, गैस का भी बिल कम आता था क्योंकि एक ही किचन थी। घर बड़ा हुआ, लाइटें ज़्यादा लगी, पंखे ज़्यादा लगे, एक की बजाय 4 एसी लग गए। अब हॉल में भी एसी है। बड़ा घर, हाउस टैक्स बढ़ा, बिजली का बिल तो बड़ा ही बड़ा, इतना बड़ा कि फट गए कपड़े। और गैस का बिल, जहाँ सबकी चाय एक साथ बनती थी, अब बड़े घर में सबकी अलग अलग बननी है तो गैस का बिल भी बढ़ गया। और पानी, जहाँ हम 1 बाल्टी गर्म करते उसमें 3 जने नहाते, तो आज सबके लिए गीजर है, सबका गर्म पानी का सिस्टम अलग है। तो साहब कुल मिला के हर चीज़ की ज़रूरत जब बढ़ी तो उसकी कीमत भी बढ़ी और टैक्स भी बढ़ा। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह भी चूक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते तो हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचा भी नहीं पाते। वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराया खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 से 6 साल हो जाती है। ये चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए भी उन्हें बचत करनी ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा भी बचाना ज़रूरी है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपत्ति 35 साल पहले पैदा हुए ये खुशहाल दंपत्ति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाते हैं, लेकिन बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति और क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते ही रहते हैं। और फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और फिर हमारी तरह जुआ दौड़ में लग जाना चाहिए।
पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते और इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और अपने बच्चों से भी वही अपेक्षा करते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ आपको मैं इसकी एक छोटी सी क्लिप दिखा दूंगा या कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। चूहा दौड़ कैसी होती है। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह है आप अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैं बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम करता हूँ। अब भी कर रहा हूँ। ये लेखक कहते हैं, मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सिखाना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकले या निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे हैं। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परिणाम या परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्द ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने आज से पहले कभी बात ही नहीं करी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैंक का बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा। हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चल रहा। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था। इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल ज़िंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालते हैं। मैं ये समझ कर सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उनसे दुगनी उम्र के हैं और उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुद ही थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते हैं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में ही बहुत समय लग गया। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल जिंदगी में ऐसे करोड़ लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी पढ़े ही नहीं। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। अब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था। उसे खेल पसंद नहीं आया। मुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जोर से कहा, मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें ये सब मालूम है।
तो मैं इसे मालूम करके क्या करूं जब मैंने अपने नीचे नौकर लगा रखे हैं। तो रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं, और यही हाल बैंकर, वकीलों और स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्रायः वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कूल हमें वह सब नहीं सिखाते जो अमीर बनने के लिए सिखाना चाहिए। इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक में जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं ओर देखते हैं और आपको पाते हैं कि आपका बैंकर भी आपके साथ उसी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। इससे आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम भी इस खेल में प्रभावित नहीं हुआ और ना कंप्यूटर प्रोग्राम प्रभावित होगा। ये सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक ये नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी में किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से इस ज्ञान को से काम लिया जाए। अब मैं समझ गया हूँ। मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करना जरूरी है। अपनी असल जिंदगी में धोखाधड़ी, धक्का मुक्की, गुलामी की नौकरी करने से अच्छा तो खुद का काम करना जरूरी है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मजा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली जिंदगी में कैसे तरह कमा सकते हैं और पैसे का काम कैसे करते हैं और पैसा कैसे काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूं, और ये व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उससे मिलने वाले फायदे या तनख्वाह नहीं है। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख गई तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मुझे मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल सीखना चाहता है। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे नौकरी मिलती है, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। जो मैं सोचती थी ये पाने से मुझे सुरक्षा मिल जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, वो चीज़ वो नहीं है। अगर मैं ये खेल सीख चाहती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी। जैसी कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। हमें उनकी योजना पर आगे बात करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। टाइम मिला। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट ये चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि ये हमारा पहला सामाजिक खेल मेल जोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हम एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, बरसों से जानते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आगे मैं इस पुस्तक को आपके लिए और पढ़ूंगा। कल को फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको अमीर बनाने का जिम्मा जो मैंने उठाया है उसे मैं जरूर पूरा करूँगा। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भी काम कर लीजिए, हर काम में फ़ायदा है। बस करने वाले का तौर तरीका और समझ होनी चाहिए।
काम तो छोटे छोटा मिट्टी का करने वाला कुमार भी काम करता है मिट्टी का, वो मिट्टी बेच रहा है, आप तो उससे भी अच्छी चीज़ बेचते होंगे, तो हो सकता है आप ज़्यादा सफल हों। इसी तरह मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पुस्तक का अगला अध्याय, अगला पार्ट कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मैं आपकी और भी मदद करने के लिए इच्छुक और उत्साहित हो जाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।